हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। सो बच्चों, जैसे हमारा 20 तारीख को 20 जून को जो पेपर हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड, जैसे हमने बाकी पेपर्स के पेपर सॉल्यूशन आपको भेजे, दैट इज़ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ऑप्टिक्स, सिमिलरली इस पेपर का भी हमें आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो वो आपको इस पेपर सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर से पूरे क्लियर हो जाएंगे। हालांकि पेपर इतना इजी है कि आप फटाफट विद इन 20 मिनट इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर भी कुछ बच्चों को डाउट्स होंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स थे उसमें डाउट्स होंगे, तो वो अभी हम इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। ओके, सो रेडी, स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। दैट इज, क्या बोला है क्वेश्चन में, विच ऑफ द गिवन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो आप क्लास 8, 9, 10 में ही पढ़ चुके हो कि एसआई यूनिट ऑफ करंट इज नथिंग बट एम्पियर। एम्पियर ही वो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे करंट के बारे में डिस्कवरी की थी। सो टू गिव देम ऑनर वी गिव द नेम ऑफ एसआई यूनिट ऑफ दैट करंट इज एम्पियर। एक्चुअली करंट का जो एसआई यूनिट होना चाहिए था, करंट मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। सो कूलम्ब पर सेकेंड, चार्ज का यूनिट कूलम्ब और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो कूलम्ब पर सेकेंड होना चाहिए। तो फिजिक्स में हम कूलम्ब पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं बच्चों, एम्पियर। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कूलम्ब पर सेकेंड बोला तो भी याद रखना है आपको, इट इज आल्सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अगेन दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ करंट। बराबर है, कब कहते हैं हम करंट फ्लो हो रहा है, इफ देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक करंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज हियर करेक्ट ऑप्शन। बोला था बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था, वैसे तो आपको सॉल्यूशन बताने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही सॉल्व किया है, फिर भी कुछ बचे हुए जिन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की होंगे उनके लिए स्पेशली वीडियो है। तो क्या है थर्ड क्वेश्चन में, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगेन 10th क्लास में ये भी हम चीज़ें पढ़ चुके, वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज एमीटर फॉर मेजरिंग द करंट, वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर अगेन इट इज यूज फॉर मेजरिंग द करंट, पोटेंशियोमीटर स्पेशली यूज होता है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल, टू डाउन द वोल्टेज। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, अगेन दिस इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम और दूसरे कौन से नाम से पहचानते, वोल्टेज, है ना। दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जब भी किसी कंपोनेंट में से, रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब कुछ एनर्जी लॉस होती है, और उसी दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ वोल्टेज, एंड वोल्टेज इज मेजर्ड इन अ वोल्ट। So SI unit or unit of potential difference is nothing but a volt, that is option number A. Then next, the relation between potential difference V and current was discovered by। तो बच्चों जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर शुरू किए थे, जस्ट स्टार्टिंग में ही हमने पहले दूसरे लेक्चर में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स ही वो जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें वोल्टेज और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताया था, हाउ दे रिलेटेड विथ ईच अदर। कैसे रिलेटेड है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। और वो लॉ तभी वैलिड होता था अंडर सर्टन कंडीशन लाइक टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। याद आ रहा है आपको स्टेटमेंट, बस वही हमारा लॉ था। सो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट वाज डिस्कवर्ड बाय कौन, हमारे प्यारे से साइंटिस्ट, दैट इज ओहम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला था, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज।
अगेन रेजिस्टेंस हमने कहाँ पे पहली बार पढ़ा था? ओहम्स लॉ में। ओहम्स ने हमें जो रिलेशन बताया था, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिया था और उसी को कहा था रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगेन दिस टर्म इज रिलेटेड विद द ओहम्स लॉ। ओहम ने ही उसको डिफाइन किया था रेजिस्टेंस को एक्चुअली, इसलिए द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस किस नाम से हम पहचानते हैं? दैट इज ओहम। और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता है, दिस वन। सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ऑप्शन बी, दैट इज ओहम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, मतलब नीचे दिए गए जो भी फैक्टर है उसमें से किसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है? क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, अभी मैंने रिवीजन लेक्चर में भी बताया। दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितने ज़्यादा लेंथी वायर लोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, है ना? अगर एरिया मतलब वायर थिक है तो करंट ज़्यादा फ्लो हो सकता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होता है। उसी के साथ हमने और एक फैक्टर डिस्कस किए थे, दैट इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कॉपर का अलग रेजिस्टेंस है, एल्यूमिनियम का अलग है। और एक लास्ट फैक्टर था, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इसीलिए तो ओहम्स लॉ ने बोला है कि वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? इफ टेम्परेचर राइजेस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो राइजेस, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। इसीलिए वो रिलेशन तभी वैलिड रहता है जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर भी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। सो कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं है बोला है उसने? तो लेंथ पे डिपेंड है, एरिया पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है। मतलब डेंसिटी इज दैट फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड। सो ऑप्शन नंबर डी जो था हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ द चार्ज विल फ्लो। किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है? हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पहला लेक्चर इसी के ऊपर बेस था कि कंडक्टर में करंट क्यों और कैसे फ्लो होता है। ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है उसको कि वो करंट फ्लो मतलब चार्जेस को फ्लो करता है। तो मैंने बताया था कोई भी चीज़ को फ्लो होने के लिए दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल दिया था वाटर फ्लो का। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एक जगह से दूसरे जगह, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे कैसा टेम्परेचर मतलब हीट ट्रांसफ़र होती है जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। उसी तरह किसी भी कंडक्टर में अगर हमें चार्जेस को फ्लो करना है, करंट को फ्लो करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो क्या बोल रहा है? बाय हीटिंग देम, हीट करने की वजह से चार्ज फ्लो होता है बट रैंडम डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में बोला है एक्चुअली, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लीजिए, हीट करने के वजह से भी चार्ज फ्लो होता है। जैसे मैंने आपको बोला था उस लेक्चर में कि कोई कंडक्टर है, इसमें कंटिन्यूसली चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, बट कैसे फ्लो हो रहे थे? वो रैंडम डायरेक्शन में, बट फ्लो तो हो रहे। थर्मल एनर्जी के वजह से भी जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते वो हाई स्पीड से मूव होते। दूसरा क्या बोला है? बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। यस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से भी होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन में कब फ्लो होते, यहाँ पे सिर्फ बोला है कि चार्ज कब फ्लो होता है। तो हीट करने की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से भी चार्जेस को एनर्जी मिलती है, उससे भी फ्लो होते। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, यस उसके वजह से भी होते हैं। बोथ, तो हमें यहाँ पर जो सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ड्यू टू हीटिंग as well as by applying the potential difference the charges will flow. So here option number C is our correct option. Now next one is the question number 9. If length of conductor and its radius
क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड ट्वाइस, हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल फैक्टर, स्पेशली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हमेशा याद रखना, जो कंडक्टर यानी वायर हम कंसीडर करते उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा सर्कुलर हम कंसीडर करते, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, इसकी जगह हम क्या लिख सकते, पाई आर स्क्वेयर। अब पाई तो एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब रेजिस्टेंस अभी क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो देखिए यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिल जाता है, कौन सा रिलेशन, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब क्वेश्चन में वही चीज बोला है कि इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज ट्वाइस, लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। तो देखो, सपोज मान लेते हैं हमारा पहला रेजिस्टेंस था R1, लेंथ थी L1 और रेडियस ऑफ वायर थी सपोज R1। ओके, नाउ अब देखिए, मैं दूसरा रेजिस्टेंस डिफाइन करता हूं, नया वाला। नए वाले रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ और रेडियस के ऊपर अगेन, बट रेडियस और लेंथ कैसी चेंज हो रही है, कंडक्ट क्या बोल रहा है, लेंथ एंड इट्स रेडियस इंक्रीज ट्वाइस, मतलब डबल हो रही है। तो R2 क्या हो जाएगा, सेकेंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 अपॉन R2, या सिंपली डायरेक्टली बोल सकते हैं पहली लेंथ के डबल करना है, मतलब ट्वाइस L1, और रेडियस को भी क्या बोल रहा है, डबल करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस R1 का स्क्वायर। पहले सिर्फ R1 का स्क्वायर था, अभी ट्वाइस R1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और रेडियस दोनों डबल हो रही है। मतलब क्या मिल गया यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू ट्वाइस L1 अपॉन, इसका स्क्वायर करोगे तो 4R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 से ये 4 को कैंसिल कर देंगे, मतलब 2, तो क्या बच गया, L1 अपॉन ट्वाइस R1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक के समझ गया। सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो हमें क्या करना है, ये जो नया रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू पहले के कंपैरिजन में कैसी चेंज होगी, वही बोला है इसने। ठीक है, तो सिंपली क्या कर लेना है, हमें नया रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे, R2 बाय R1, नया रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पुराना रेजिस्टेंस। तो R2 क्या मिला है हमें, L1 अपॉन ट्वाइस R1 स्क्वेयर इनटू, अब देखो नीचे देखो R2 ऊपर था तो L जो भी उसकी वैल्यू थी L1 अपॉन ट्वाइस R1 स्क्वेयर लिख दिए। अब R1 नीचे है तो क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में जो भी चीज लिखेंगे वो कैसा होगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। मतलब R1 की जो वैल्यू है, या R1 अपॉन में होने की वजह से इसको लिखेंगे हम R1 स्मॉल R1 स्क्वेयर ऊपर और L1 आ जाएगा नीचे। तो क्या हो गया, ध्यान से देखिए, L1 गेट कैंसल, R1 स्क्वेयर गेट कैंसल। सो फाइनली वी विल गेट R2 बाय R1 इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों, 1/2। या सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, जो नया रेजिस्टेंस R2 है, R1 को इधर लेकर जाइए, क्या हो जाएगा, R1 अपॉन 2। मतलब जो नया रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पहले रेजिस्टेंस से हाफ हो गई। समझ में आ गया। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी उसी कंडीशन का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया है। तो चलिए अभी आंसर चेक करते। पहला ऑप्शन था रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, नहीं है। रेजिस्टेंस इंक्रीज ट्वाइस, डबल हो रहा है क्या, नहीं। रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ, यस। ऑप्शन नंबर सी में जो बोला है कि अगर वायर की रेडियस और लेंथ को डबल कर देंगे तो जो नया रेजिस्टेंस रहेगा पहले के हाफ हो जाएगा। So option number C is here correct option. Now move on to the next, that is question number 10. The potential difference applied is directly proportional to the current only if करंट जो रहता है और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यह क्या बोलता है, प्रोपोर्शनल रहेंगे। कब, ऑलवेज, हमेशा रहेंगे क्या,
नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, उस हिसाब से करंट भी बढ़ना चाहिए था, बट करंट जिस प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए टेम्परेचर के वजह से वो कम होना शुरू होगा। सो ऑलवेज तो नहीं है, नेवर ये भी नहीं है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन सही रहेगा। समटाइम्स क्या बोल रहा है? कभी कभी। तो कभी कभी तो कैसे? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो हमें बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमें ओहम्स लॉ में बताया था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते सराउंडिंग का तो क्या होगा? करंट फ्लो, सराउंडिंग मतलब उस कंडक्टर का, तो जो प्रपोर्शन मतलब रिलेशन है, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये सेम रहेगा। सो ऑप्शन डी इज हियर क्या करेक्ट ऑप्शन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। देखो हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़े थे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम घर में यूज करते हैं, हमारे घर में जो बिल आता है, तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। तो अगर 1 किलोवाट का पावर दे रहे हैं कितने टाइम के लिए? 1 आवर के लिए। पावर मतलब क्या होता, एनर्जी मतलब क्या होता है? इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन मतलब क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो 1 किलोवाट का पावर दे रहे हैं, टाइम कितना है? 1 आवर, तो कितनी एनर्जी होगी? 1 किलोवाट आवर। सही है। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम? 1 किलोवाट आवर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज हियर करेक्ट ऑप्शन। Now move on to the next, that is question number 12. If the current flowing through a fixed resistance is half, अगर किसी मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स रेजिस्टेंस मतलब एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर में से फ्लो होने वाले करंट को अगर हम हाफ कर देते हैं तो हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बिकम, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली हीट क्या हो जाएगी? आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट अगर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो वो सर्किट हीट हो जाता है। पता है? टीवी का सर्किट देखो, फैन देखो, अगर कंटिन्यूसली चल रहा है, रुका कर देखना है, चालू होते हुए नहीं तो आपको पता है क्या हो सकता है। तो फैन को हाथ लगा के देखो, उसके सर्किट जहाँ पे रहता है बीच में, तो वहाँ पे आपको हीट महसूस होगी। वो किस वजह से? बिकॉज जब भी किसी करंट सर्किट में रेजिस्टेंस में से अगर करंट फ्लो होता है तो उस रेजिस्टेंस के वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हीट के फॉर्म में वो एनर्जी डिसिपेट होती है। तो उसने क्या बोला है कि अगर कोई फिक्स रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाले करंट को अगर हाफ कर देंगे तो हीट पे क्या असर होगा। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट में आपने पढ़ चुके हो, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इक्वल टू होता है I² RT। इसको हमने जूल्स हीटिंग इफेक्ट में बोला था, दैट इज एनर्जी लॉस्ट बाय सर्किट इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज I² RT। तो हीट और करंट में क्या रिलेशन है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², है ना। और क्वेश्चन में वही बोला है कि अगर करंट को हाफ कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस विल बिकम, हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सपोज ये मान लेते हैं हमारी पहली हीट थी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1²। अब दूसरी जो हीट होंगी वो दूसरे वाले करंट को प्रोपोर्शनल होंगी, दैट इज I2²। बट I2 कितना है बोल रहा है, मतलब नया जो करंट है वो क्या बोल रहा है? हाल्फ, मतलब हाफ हो जाएगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं I1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा? I1²/4। अब हमें इनको कंपेयर करना है, दोनों हीट को। कैसे कंपेयर करेंगे बताइए? दैट इज H2/H1। अभी जैसे थोड़ी देर पहले कंपैरिजन किए थे, H2/H1, तो क्या हो जाएगा? H2 की वैल्यू क्या है? I1² 4 इंटू
अपॉन में है H1 तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/I1 स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर गेट कैंसल, मतलब हमें रिलेशन मिल रहा है, H1 को उधर लेके जाओ तो H2 इक्वल टू हो जाएगा H1/4। मतलब जो पहली हीट थी उसके 4 गुना हीट कम हो जाएंगी, कब, अगर करंट की वैल्यू को हाफ कर देंगे। तो उसने क्वेश्चन में वही पूछा था, द हीट प्रोड्यूस इन इट बिकम्स, डबल नहीं, हाफ नहीं, 1/4, यस 1/4 हो जाएंगी। करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस कम हो गया, हाफ हो गया, तो हीट प्रोड्यूस अक्रॉस दैट कंडक्टर और सर्किट बिकम्स 1/4। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज हियर करेक्ट ऑप्शन। Now question number 13, an electric heater is rated at 2 kilowatt. Electrical energy cost ₹4 per kilowatt hour। मतलब हमारे पास एक हीटर है, ऐसे एक न्यूमेरिकल हमने रिवीजन क्लास में ले चुके हैं, तो एक सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है इसमें। क्या बोला था यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 1 किलोवाट आवर की कितनी है, 4 रुपये, 4 रुपीज़। What is the cost of using heater for 3 hours? अगर ऐसे हीटर को हमें 3 आवर्स के लिए यूज़ करना है तो कितनी कॉस्ट होगी। ऐसे क्वेश्चन बच्चों स्पेशली एनडीए एग्ज़ाम में आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार आए हुए दिखेंगे, सिर्फ डेटा चेंज हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन एनडीए में रिपीट नहीं होते, इसलिए ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, बट ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखेंगे। सो सिंपली क्या करना है, 1 किलोवाट आवर के लिए कितने रुपीस लग रहे हैं, 4। तो हमें निकालना है कि टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही। तो एनर्जी मतलब क्या होता है, पावर इनटू टाइम, बराबर है। पावर कितना, इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड एट 2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट क्या है, उस इलेक्ट्रिकल हीटर का पावर है। तो लिख लेते हैं हम 2 किलोवाट इनटू टाइम, कितने आवर के लिए कंज्यूम करना है, मतलब हीटर को जलाना है हमें 3 आवर्स के लिए, तो टाइम कंज्यूम बाय दैट हीटर इज 3 आवर्स। सो देखिए 2 × 3 दैट इज 6 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक हीटर इन 3 आवर्स। और 1 किलोवाट आवर के लिए कितनी कॉस्ट है, 4 रुपीज़। तो 6 के लिए कितनी होगी, सिंपल, कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी क्या करोगे, एनर्जी कंज्यूम इनटू कॉस्ट पर किलोवाट आवर। सो एनर्जी थी 6 किलोवाट आवर और इंटू 4 मतलब 24 रुपीज़। 24 रुपीज़ का हमें कॉस्ट वहाँ पर लगेंगी अगर उस हीटर को क्या करना है बच्चों, 3 आवर्स के लिए यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी था यहाँ पर, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव नेशन। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करना है, जितनी हमें काम की है उतनी एनर्जी कंज्यूम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला था, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है तो उसका 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर होता है, एंड दैट इज नथिंग बट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो किलोवाट आवर दिख रहा है यहाँ पर, यस, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज नथिंग बट द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नाउ नेक्स्ट वन, that is question number 15. The device used for measuring potential difference is known as, potential difference measure करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो क्या है। अब फिर से कंफ्यूजन नहीं होना है, पोटेंशियोमीटर भी दिख रहा है और वोल्ट मीटर भी दिख रहा है, ये तो पता है, मैं एमीटर करंट मेजर करता हूँ, वोल्ट मीटर भी गैल्वेनोमीटर भी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब कंफ्यूजन आता है बच्चों इन दोनों में, पोटेंशियोमीटर नाम ही उसका, बट एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर का जो हमारा यूज़ होता है वो किसी भी सर्किट में, किसी भी वायर के अक्रॉस का, कंपोनेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल को कम ज़्यादा करने के लिए, वेरिएबल मतलब वोल्टेज डिफरेंस को कम ज़्यादा करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। अगेन इट इज़ यूज फॉर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बट किसी पर्टिकुलर डिवाइस के अक्रॉस का स्पेशली वोल्टेज मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है,
तो उसके लिए यूज़ होता है हमारा वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं। सो डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ वोल्ट मीटर। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल। क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो भी बैटरी हम लगा रहे सर्किट में वो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या कर रहे? डबल कर दे रहे, तो करंट विल बिकम, तो करंट पे क्या असर होगा? एकदम सिंपल है, V इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V इक्वल टू आर आई। इफ V इज कांस्टेंट देन क्या बोल सकते हैं हम? करंट इज, अगर ये कांस्टेंट हो जाता V तो हम क्या बोल सकते? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। हमें पता है किसी सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम जाता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट ज़्यादा जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम जाएगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल, तो करंट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस को डबल कर रहे बोल रहा है। अगेन पहला जो करंट था I1 था, तब रेजिस्टेंस था R1। जब सेकेंड टाइम करंट को क्या कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस को हम कर रहे हैं डबल, तो नया जो करंट रहेगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ R1। सही है? क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। पहला रेजिस्टेंस R1 था, तो बाद में क्या कर रहे हैं बोलता है? द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डबल, तो जो नया करंट रहेगा वो नए वाले रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और नया वाला रेजिस्टेंस कितना है? पुराने वाले से डबल, तो द करंट विल बिकम, तो नया करंट कैसा रहेगा? सेम चीज जो भी करते आ रहे, I2 बाय I1 इक्वल टू क्या होगा? I2 है देखो, तो उसके आगे क्या आ जाएगा? 1 बाय ट्वाइस R1, क्योंकि देखो करंट और रेजिस्टेंस में क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए I2 ऊपर है तो उसका रेजिस्टेंस नीचे है। उसी तरह I1 नीचे है तो उसका जो रेजिस्टेंस है ये R1 ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, तो क्या हो जाएगा? R1 गेट कैंसल, तो क्या बचा? 1/2, मतलब I2 इक्वल टू I1 को उधर लेकर जाइए, क्या हो जाएगा? I1 न्यूमरेटर में जाएगा, सो I2 इज इक्वल टू I1/2। तो बच्चों ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या हो रहा है? एक चीज डबल होगी तो दूसरी क्या हो जाएंगी? हाफ हो जाएंगी। सिंपल था, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी कैलकुलेशन करके भी बताए, हमारा जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? द करंट विल बिकम हाफ, क्योंकि रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हो तो करंट हाफ हो जाएगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 17, द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का यूनिट क्या है? सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ही वोल्टेज, और वोल्टेज को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? वोल्ट में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर and cross sectional area 1 mm square made of material of resistivity 1 into 10 to the power -7। एक्चुअली ये होना चाहिए था यूनिट, रेजिस्टिविटी को हम किस में मेजर करते बच्चों? ओहम मीटर में, तो ये ओहम मीटर होना चाहिए था। तो क्या निकालो बोल रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर निकालो। कैसे निकालेंगे? अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सही है? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया था, क्लास 10th में ही याद होगा, दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सो हमें फार्मूला मिल जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर। सो क्या हो जाएगा बच्चों? R इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी कितनी है हमारी? क्वेश्चन में दी है 1 इंटू 10 टू द पावर -7। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है? 300 मीटर, तो हम लिख सकते 3 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन में एरिया ऑफ कंडक्टर कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे गलती होती है, ये चीज़ याद रखना, एरिया शुड बी मीटर स्क्वायर में होना चाहिए और हमें दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर।
तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली याद रखना है आपको, mm से मीटर करना है, मिलीमीटर से मीटर करना है तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट मिलीमीटर स्क्वायर से अगर मीटर स्क्वायर करना है तो 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया था, 1 mm स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पावर का ही कैलकुलेशन करना है हमें। ऊपर में क्या है बच्चों, -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5। नीचे में है -6, वो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। मतलब क्या बच गया, 3 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो +6, मतलब क्या बचा, 3 इंटू 10 टू द पावर 1, दैट इज नथिंग बट 30। So resistance of that particular wire is nothing but 30 ohm. That is option number D is here our correct option. ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी सॉल्व कर चुके, तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। Now move on to the next one, that is question number 19. The other name of potential difference. अब पोटेंशियल डिफरेंस का और कौन सा दूसरा नेम है, इसी वीडियो लेक्चर में मैं 2 से 4 बार बता चुका हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। सो अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज। और एक नेम है, इसी को हम ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये देखो 3 अलग अलग नाम होते हैं, मतलब एक ही है, यूनिट एक ही है। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ईएमएफ, दिस ऑल आर द सिमिलर इक्विवेलेंट क्वांटिटीज। सो हियर जो ऑप्शन में जो दिया था हमें, दैट इज वोल्टेज इज हियर करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन नंबर इज 20, बट बच्चों एक्चुअली इट इज रिपीटेड क्वेश्चन, इसके ऑप्शन अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 20 का कहना एक ही है, ये बाय मिस्टेक रिपीट हो चुका है। दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ऑलरेडी वी डिस्कस दिस वन, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओहम। ठीक है, सो इस लगभग 20 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते थे। 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन पेपर। इसके बाद हमारा जो मतलब लेवल 2 का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पेपर रहेगा, उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल मैं बढ़ा दूंगा, इसलिए आपको ये सभी चीज़ें जितने भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, आपको थोड़ा सा उसको प्रिपेयर्ड करना अच्छे से, एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पेपर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, फिर से वंस अगेन, एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग रेगुलरली। धन्यवाद।